आज के इस वीडियोस में आपको बताएंगे कक्षा 10वीं के इतिहास की चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्न को। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी चैप्टर वाइज मिलेगी। साथ ही आपको पीडीएफ यानी कि नोट्स दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप बारीकी से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज कराई जा रही है और साइंस और मैथ में जो आपको दिक्कत होती है वह दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो अभी वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखिए। फिलहाल हम सभी इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियोस में आप सभी बने रहिए। तो आपका सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यदि इन सभी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो आप हमें अपने नाम के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपने दिया हुआ है और आपका नाम क्या है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और ये जो नोट्स है, जो आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बुर्बो वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर हम लोग का प्रश्न यही है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कार्बोनरी से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कार्बोनरी। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आता है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आता है? ये आपको चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ऑस्ट्रिया आता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो आप अभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो बहुत आप में कमी है। आपको फ्री में वीडियोस दी जाती है, फ्री में तैयारी की जाती है, तो एक तो लाइक बनता है, आप लाइक जरूर कर दीजिए वीडियोस को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रधानमंत्री के पद पे उन्होंने नियुक्त किया था। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट का वीडियोस मिल जाएगी, आप वहां से देख लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और प्रतिदिन आप क्लास करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स को अपने बताते रहेंगे कि तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, अभी से तैयारी करें तभी आप टॉप कर सकते हैं, यानी कि आप टॉपर में शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप सभी बताइए। वैसे आपको बता देते हैं कि इन प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वे एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपको चार ऑप्शन मिलेगा और इस ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि व्यापारियों की। व्यापारियों की ये क्या थी? एक संस्था थी। ऑप्शन इसका बी जो होगा वह राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिस्मार्क ने किया था। ये जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो वही आपको प्रश्न बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आ सके, जो पूछा गया है, जो इंपोर्टेंट है ना। इसे ध्यान में रखिएगा, इसे मिस करते हैं, एक भी वीडियोस को छोड़ देंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और उस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। उसके बाद से आपको मॉडल सेट कराएंगे, मॉडल पेपर आपको जब सॉल्व करवाएंगे सभी सब्जेक्ट का, तो आपको और अच्छे ढंग से याद हो जाएगी और आप टॉपर बन सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि 1871 ईस्वी में।
1871 ईस्वी में इसका उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में हुई थी। ये दो बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप एक बार के बदले 2 बार सुने और आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। याद करने से ज्यादा आपको सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा और सुन करके याद बहुत जल्दी होती है, इसलिए। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? यानी 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि एड्रियानोल पुल की संधि कब हुई? एड्रियानोल पुल की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी? तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि एड्रियानोल पुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? जो एड्रियानोल पुल की जो संधि हुई थी वह किन 2 देशों के बीच जो है वह हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये तुर्की और रूस के बीच हुई थी। कहां हुई थी? तो ये तुर्की और रूस के बीच हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि किस देश का हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अगला नंबर प्रश्न है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? पूरा आधिपत्य किस देश का था? किस पे? हंगरी पे। तो ध्यान में रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का बी कि ऑस्ट्रिया का था, यानी कि ऑस्ट्रिया देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न बोल रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने जो है वह कुचल दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रूस ने कुचल दिया था। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलते हैं ऑप्शन से देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिडोन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि यूनान का, यानी कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी कि युवा इटली संस्था का विकास जो है वह किसने किया था? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए की मेजनी ने किया था। कौन किया था? तो मेजनी ने किया था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? जो बिस्मार्क था वह क्या था? ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आपको बता दें जो बिस्मार्क था वह कूटनीतिज्ञ था। क्या था? वह कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था वह कौन था? तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न बोल रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि जो थे वह शहीद हो चुके थे? तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कि लॉर्ड बायरन, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके थे। तो ये 25 प्रश्न रही, और भी बहुत ज्यादा प्रश्न है पहला चैप्टर से, तो वह सभी प्रश्न आपको अगले वाले वीडियोस में मिलेगा। तभी के लिए वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी उन सभी प्रश्नों को देखना चाहते हैं उसमें आपको उत्तर भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिए और आप वीडियोस भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऑन कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको परीक्षा में न आए। किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, सब चीज का समाधान आपको की जाएगी। और दिन में 12 बजे लाइव टेस्ट है तो आप उसे देना ना भूलिएगा, संडे को दिन में 12 बजे, ठीक है। बाकी दिन आपकी क्लास चलती है और उस दिन भी आपको वीडियो जो है दे दी जाएगी ताकि आपकी सिलेबस न छूटे, टाइम